Sir, you can start. Okay, student. So we are discussing ECG. In ECG, we are discussing about a wave. Previously, we discussed about पहले हमने पढ़ा था लीड प्लेसमेंट एंड कंडक्ट सिस्टम्स. कंडक्ट सिस्टम में एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ फीस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड पकिंग फाइबर्स. ओके, एसए नोड का सबसे ज्यादा कंडक्शन सिस्टम होता है जो उसका प्लेस होता है राइट एट्रियम में. ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार आता है कि एसए नोड का प्लेसमेंट, एसए नोड की लोकेशन रिमेंबर इज अ राइट एट्रियम. ओके, नाउ विल सी द लीड प्लेसमेंट में देखा था हमने कि बायपोलर लीड है, उसको हैंड में इस तरह लगाते हैं. उसका कलर कोड है हमारा राइट का आर्म का व्हाइट कलर, लेफ्ट आर्म का ब्लैक कलर, राइट लेग का ग्रीन एंड रेड. सो व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड. देन हमने V1 V2 VCC वेव की बात की थी. V1 विल बी हैव अ लोकेशन उसका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में, उसके अपोजिट का V2 बिलो निप्पल V4 और V2 और V4 बीच में V3 आएगा. एंड मिड एक्सिल लाइन V5 और एक्सिल लाइन हमारा V6. आज हम बात करेंगे वेव के बारे में. इसी के अंदर कुछ वेव होती हैं P, Q, R, S, T, U. P वेव हमारा होता है और सिग्निफिकेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन. मतलब जब आपका हार्ट कांटेक्ट होगा, हार्ट का एट्रियम पार्ट कांटेक्ट होगा. हमने बात की थी हार्ट के 4 चेंबर हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल. जब भी आपके हार्ट के अंदर एट्रियम कांटेक्ट होगा तो P वेव बनेगा. ओके, उस P वेव कितना होता है 2 mm ब्रॉड और 2 mm लॉन्ग, 2 mm लॉन्ग एंड 2 mm ब्रॉड. तो ये हमारा नॉर्मल P वेव है. इससे अगर अबनॉर्मल कुछ हुआ, अगर हमारा P वेव 2 mm से ज्यादा हो गया, उसका ब्रॉडनेस बढ़ गया, तो उसका मीनिंग है लेफ्ट साइड का एट्रियम एनलार्जमेंट हो गया. सी सिग्निफिकेंट सिंपल समझ जाओ, P वेव का सिग्निफिकेंट है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, तो P वेव कुछ अबनॉर्मल हुआ तो समझ जाओ कोई प्रॉब्लम एट्रियम में ही है. ओके, अभी एट्रियम 2 टाइप के हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर. अगर आपका P वेव नॉर्मल 2 mm ब्रॉड है, उससे ज्यादा हुआ तो आपका हो जाएगा लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, उससे लॉन्ग हो गया तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट. तो हमारी सिंपल थिंग, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए P वेव abnormal significant what, रिमेंबर एट्रियल abnormalities. ओके, लंबा हुआ तो राइट साइड प्रॉब्लम होगा और ब्रॉड हुआ तो आपका लेफ्ट साइड एनलार्जमेंट हो जाएगा. फिर बात करते हैं हम QRS. ओके, QRS हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. जब भी आपका वेंट्रिकल कांटेक्ट होगा, ओके, तब उस टाइम पे आपका QRS वेव बनेगा. सबसे लंबी वेव है, सबसे बड़ी वेव है, क्योंकि हमारे बॉडी में वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है. ओके, इसलिए QRS. देन फिर बात करेंगे हम T वेव की. T वेव कब बनेगा जब हमारा वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, जो आपका वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो आपका T वेव बनेगा. सो हमारे बॉडी में जब P वेव कब बनता है जब एट्रियम कांटेक्ट होता है. QRS कब बनता है जब वेंट्रिकल कांटेक्ट होता है. और T वेव कब बनता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है. हमारी बॉडी में जब भी एट्रियल रिलैक्स होता है, मतलब एट्रियल रिपोलराइज होता है, तब कोई भी वेव फॉर्म नहीं होती. बिकॉज जब एट्रियल रिलैक्स होता है उस टाइम पे वेंट्रिकुलर कांटेक्ट होता है, तो वेंट्रिकुलर पार्ट ज्यादा बड़ा है तो प्रॉपर्ली दिख नहीं पाता है. तो आप सिंपल समझ जाओ, देयर विल बी नो वेव विल बी फॉर्म व्हाइल एट्रियल रिपोलराइज और वेंट्रिकुलर एट्रियल रिलैक्स. आपके बॉडी में एट्रियम का रिलैक्स हो उस टाइम पे कोई भी वेव फॉर्म नहीं होगी. ओके, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज P वेव, तो एट्रियम रिप्रेजेंट करेगा एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को, और QRS वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, और T वेव आपके वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को. ओके, ये हमारा हो गया PQRST. नाउ व्हाट इज PR? जितना आपके बॉडी में पूरा जितना आपके हार्ट के अंदर एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टाइम होता है उसको बोलते हैं PR इंटरवल्स. ओके, और QT मतलब पूरा वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टाइम होता है उसके बोलते हैं हम QT इंटरवल. सो क्वेश्चन एग्जाम में आए कि PR इंटरवल क्या है, तो याद रखना पूरा एट्रियम के फंक्शन को, मतलब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन को हम बोलते हैं PR इंटरवल, और QT वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट को और वेंट्रिकल रिलैक्स को हम बोलते हैं QT इंटरवल. नाउ नॉर्मली QRS अगर आपका इसमें क्या देख रहे हो आप, Q अगर ज्यादा डीप हुआ, नॉर्मली S ज्यादा डीप है, अगर Q ज्यादा डीप हुआ तो ओल्ड MI पेशेंट आपका कुछ घंटे पहले कार्डिक MI करके आया है, इसलिए उसका Q डीप दिख रहा है MI के अंदर. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम T वेव की. T और P का दोनों सेम ही है, 2 mm. अगर आपका ये टॉल हुआ तो हाइपरकैलेमिया, और फ्लैट हुआ तो कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है. फिर बात करेंगे ST सेगमेंट. देखो ये सिंपल लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं हम आइसोलेट्रिक लाइन, मतलब प्लेन लाइन को बोलते हैं हम आइसोलेट्रिक लाइन. अगर ये आपका अप हुआ या डाउन हुआ, उसको बोले अप हुआ तो बोलेंगे स्टेमी, ST एलिवेशन माइग्रेन इंफार्क्शन,
और नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन एसटी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अगर पेशेंट के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर आपका एसटी एलिवेशन होता है, ओके, ये हमारा हो गया पी क्यू आर एस टी। फिर से रिवाइज करते हैं। पी वेव आपका रिप्रेजेंट करता है एट्रियल कॉन्टैक्ट को, क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्टैक्ट को, टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिलैक्स को, ओके। पी आर वेव रिप्रेजेंट करता है पूरे एट्रियम के फंक्शन को, और क्यू टी रिप्रेजेंट करता है पूरे वेंट्रिकुलर फंक्शन को, ओके। जब आपका क्यू डीप होगा तो ओल्ड एम आई है, एस टी चेंजेस है तो पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ओके। तो ये हमने बात की। और जब आपका क्यूटी सेगमेंट ज्यादा हो जाए, मतलब वेंट्रिकल को फंक्शन होने में टाइम ज्यादा लग जाए, तो पेशेंट कोई ड्रग ले रहा होगा लाइक डिजॉक्सिन, तो सीसीएफ का पेशेंट होगा तो डिजॉक्सिन ड्रग लेगा, तब आपके पेशेंट के अंदर ये अबनॉर्मलिटीज दिख सकती है। ये हमारा हो गया ईसीजी का पीक्यूआरएसटी। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी है ईसीजी के अंदर। डिसअरेथमिया, डिसअरेथमिया मतलब क्या है? अरेथमिया इज अ डिस्टरप्शन इन द नॉर्मल यूनिट ऑफ कार्डियक साइकिल। नॉर्मली हमने पीक्यूआरएसटी फॉर्म होता है, आपका पहले एट्रियम कॉन्टैक्ट होगा, फिर एट्रियम रिलैक्स होगा, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्टैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा। अगर इसमें कुछ अबनॉर्मलिटी हुई, मतलब आपका पीक्यूआरएसटी की जगह क्यूपीक्यूआरएसटी बन रहा है या फिर टीपीक्यूआरएसटी बन रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? डिसअरेथमिया। एनी डिस्टरप्शन इन नॉर्मल कार्डियक इवेंट इज कॉल्ड डिसअरेथमिया, ओके। नाउ साइनस टैकीकार्डिया, जब पेशेंट का हार्ट रेट ही 100 है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। साइनस मतलब ओनली साइनस, ओनली कुछ टाइम के लिए हार्ट रेट बढ़ गया, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम से ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो गया। हार्ट रेट कम क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एसए नोड है। एसए नोड का काम क्या है? 60 to 100 जो बात की थी, 60 to 100 एवी नोड कंडक्शन देता है, तो उतना कंडक्शन वहां पर नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमारा पेशेंट का साइनस ब्रेडिकार्डिया हुआ। तो ये बात की हमने साइनस ब्रेडिकार्डिया की, ओके। साइनस टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल मतलब आपके एट्रियल पार्ट में, मतलब आपका पी वेव है उसके अंदर कुछ अबनॉर्मलिटीज है, आपका एट्रिया है वो शिवरिंग कर रहा है, एट्रिया कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है, एक्टोपिक बीट आ रही है बिकॉज ऑफ रैपिड और इरेगुलर बीट की वजह से आपका इरेगुलर एट्रियम मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं एएफ, ओके। क्वेश्चन ऐसे में आ जाए, व्हाट इज डिसअरेथमिया? रिमेंबर, नॉर्मल कार्डियक इवेंट नहीं है। सर से क्या दिया? मतलब पेशेंट का हार्ट रेट 100 हो गया है। पेडिकार्डिया मतलब उसके हार्ट रेट 60 से कम हो चुका है, बिकॉज ऑफ एसए नोड का कंडक्शन कम हो गया है। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? आपके जो एट्रियल की जो मूवमेंट है वो शिवरिंग कर रही है और वो एक्टोपिक मूवमेंट्स है। हम बात करेंगे नेक्स्ट हाइपरटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइपरटेंशन क्या है उसके पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सटेंड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। आप देख रहे हो पिक्चर यहाँ पर, पेशेंट के अंदर ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जो वेसल वॉल के अंदर आपका जो प्रेशर जा रहा है, वेसल के अंदर जो प्रेशर जा रहा है उसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर फोर्स एक्सटेंड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल, जो आपकी ब्लड वेसल में जो फोर्स ब्लड की वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नाउ व्हाट इज हाइपरटेंशन? persistence elevation of systolic BP above 140 mmHg and diastolic BP above 90 mmHg, मतलब आपका BP 140/90 mmHg बढ़ जाए उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। ये भी शॉर्ट टर्म होगा तो सिंपथेटिक सिस्टम से वजह से हो रहा है, लॉन्ग टर्म है तो रीनल हो या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो दो टाइप्स के बीपी आपके हाइपरटेंशन हो सकता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए व्हाट इज हाइपरटेंशन? रिमेंबर 140/90। शॉर्ट टर्म क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए होता है, लॉन्ग टर्म क्या है? रीनल एंड हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, एसटीएन और एसटी, इसेंशियल एंड सेकेंडरी। इसेंशियल मतलब एलिवेशन ऑफ इन बीपी इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू और आर्टरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस इन द आयोटा एंड लार्ज वेसल। नाउ मैंने आपको जब पढ़ाया था कार्डियक के हार्ट के अंदर बताया था सेकंड पार्ट वेसल्स के बारे में, तो बोला था मैंने आपको आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस। सो व्हाट इज आर्टरियोस्क्लेरोसिस? इज अ हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। वहां पर क्या होता है, अपनी वेसल है वो इलास्टिक मूवमेंट लॉस कर देती हैं, तो लॉस ऑफ इलास्टिक मूवमेंट आल्सो कैन लीड टू एसेंशियल हाइपरटेंशन, बिकॉज आप क्या होगा, आर्टरी को इलास्टिक मूवमेंट से ब्लड फ्लो कर पाएगा, अगर इलास्टिक मूवमेंट नहीं है तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। सो बिकॉज ऑफ इलास्टिक मूवमेंट आपका या तो लार्ज वेसल में या आयोटा में लॉस हो चुका है, सो दैट कैन लीड टू एसेंशियल हाइपरटेंशन। नाउ सेकेंडरी, नाम सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी रीजन से हो रहा है, मतलब बीपी इज इरिटेटेड बिकॉज ऑफ अदर रीजन, मे बी किडनी है अफेक्टेड हो गया है, मे बी पेशेंट है वो एनी
इश्चेमिक हार्ट डिजीज और समथिंग इज देयर, उसके हो रहा है, कुछ वो रीजन हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपरटेंशन के टाइप्स हो गए, एसेंशियल एंड प्राइमरी hypertension. So essential and so secondary hypertension. Now what is the causes? So what is pathology here? आपकी because of anything इटल फैक्टर की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में रेनिन प्रोड्यूस हो जाएगा। रेनिन प्रोड्यूस होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करेगा एंजियोटेंसिन 1 को, 1 प्रोड्यूस करेगा 2 को, 2 प्रोड्यूस करेगा एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, आपकी बॉडी में ये सोडियम और पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करेगा, एंड दिस दैट लीड टू हाइपरटेंशन। वन सेकंड मैं रिपीट करता हूं, when itoic factor will be have, उसकी वजह से renin will be produced, they lead to produce angiotensin, angiotensin produce angiotensin 1, 1 produce 2 and 2 produce aldosterone, and aldosterone क्या करने वाला है, sodium and water reabsorption, that lead to hypertension, means they will lead to increased blood pressure 140/90. I hope clear this thing, very easy. Now blood pressure normal क्या होता है, pre क्या होता है, we'll discuss this thing. Blood pressure normal will be have 120/80. सी इज डिपेंड पर्सन टू पर्सन, वो एग्जाम में आ जाए 120/80 तो इसको आपको याद रखना नॉर्मली है। ओके, प्री हाइपरटेंशन 120 to 139 और 80 to 89 बीपी आपका डायस्टोलिक है तो वो प्री हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्या है, जस्ट ना आपने बोला प्री हाइपरटेंशन है, पेशेंट का अगर बीपी 120 to 139 आ रहा है उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन। अगर आपका बीपी मोर देन 140 आ रहा है, मोर देन 90 आ रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। देन हाइपरटेंशन की स्टेज 1 और 2, 140/159 तो स्टेज 1 है, तो 90/99 अगर डायस्टोलिक है तो आपका स्टेज 1 है। स्टेज 2 क्या है, 162 और मोर देन 100 आपका स्टेज 2 है। देन हाइपरटेंशन क्राइसिस, बिकॉज हाइपरटेंशन की वजह से बॉडी में क्राइसिस जैसा मूवमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि आपका सिस्टोलिक बीपी मोर देन 180 है एंड डायस्टोलिक मोर देन 110 है, सो इट्स अ वेरी क्राइसिस फॉर द बॉडी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया पेशेंट के अंदर। एक नॉर्मल हमने बात की हाइपरटेंशन के बारे में कि नॉर्मल क्या है, प्री हाइपरटेंशन क्या है, ऑल दिस थिंग। नाउ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर पेशेंट का बीपी आपको कब लेना चाहिए। अगर पेशेंट इमेजिन करो, पेशेंट अगर आपका वॉक करके आ रहा है तो बीपी तुरंत लोगे नहीं, यू विल बी टेल पेशेंट वेट फॉर 5 मिनट्स, पेशेंट को बिठाओगे इन सुपाइन पोजीशन सुलाओगे, सो 5 मिनट लोगे, और बिठाओगे तो 10 मिनट लोगे, सो विल बी टेक सुपाइन पोजीशन आफ्टर 5 मिनट्स। सो आफ्टर डायरेक्टली पेशेंट वॉक एंड टेक बीपी इज नॉट राइट। पेशेंट वॉक करके आए, सो 5 मिनट बिठाने के बाद बीपी चेक करेंगे तो आपको एक्सेप्ट ब्लड प्रेशर मिलेगा। अगर आपको सुलाने के बाद लेना है तो आप उसको 10 मिनट सुलाने के बाद बीपी लोगे, सो इट्स अ नॉर्मल कांसेप्ट। ओके, अगर कोई आपको पेशेंट को बीपी चेक करना है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन चेक करना है, तो आप क्या करोगे, सुपाइन बीपी लोगे, सुपाइन सुलाने के बाद लोगे 5 मिनट के बाद, और बिठाने के बाद बीपी लोगे 5 मिनट के बाद, तो आपके दोनों का बीपी का चेंजेस हो सकता है। बिकॉज हम वॉक करके आएंगे, बॉडी मूवमेंट करेंगे तो थोड़ा सा बीपी अपने हो सकता है, तो एक्सेप्ट बीपी के लिए कुछ टाइमिंग होता है, तो आफ्टर सुपाइन पोजीशन में 5 मिनट और सिटिंग पोजीशन में 5 मिनट करना पड़ता है। ओके, नाउ बीपी कप की बात करें तो नॉर्मली चाइल्ड के अंदर उसका विड्थ होता है 8 सेंटीमीटर और लेंथ होता है 22 सेंटीमीटर। एडल्ट में होता है 20 सेंटीमीटर और लेंथ होता है 42 सेंटीमीटर। ओके, और बीपी चेक किससे करते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर, ये हमारा बीपी चेक करने का इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको बोलते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर। ओके, सो कफ की साइज बोली मैंने, चाइल्ड के अंदर विड्थ 8 सेंटीमीटर और एडल्ट के अंदर विड्थ 20 सेंटीमीटर, और लेंथ चाइल्ड के अंदर 22 सेंटीमीटर और एडल्ट के अंदर 42 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमारा हो गया बीपी चेक करने की कैटेगरी चेक कर लिया हमने। अभी हमको मैनेज, हाउ विल चेक मैनेज द बीपी, बीपी को मैनेज कैसे करेंगे, सो मैंने लिखा मैनेजमेंट बीटा ब्लॉकर्स। ओके, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देंगे, जिसके एग्जांपल जो भी लोल आए, प्रोपेनोल, मेटाप्रोलोल और लोल आता है, ये हमारे क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। एसी इनहिबिटर, ओके, जो भी प्रिल आए वो इनहिबिटर है। ओके, तो हमने बात की थी यहाँ पर पैथोलॉजी के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग टू द कन्वर्टिंग एंजाइम, तो अपन एंजाइम चाहिए हमको, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट को 3 में कन्वर्ट नहीं कर, 2 में कन्वर्ट नहीं करेगा और एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो बीपी हमारा बढ़ेगा नहीं। ओके, देन calcium blockers, okay, diuretics maximum lysis will give, and aldosterone receptor blockers, ये हमारे कुछ management of the hypertension है, so remember this thing also. Next हम बात करेंगे angina pectoris की। angina pectoris, angina pectoris means chest pain, chest pain इसका मीनिंग हो गया। now definition क्या है, myocardial ischemia to the myocardium, myocardial ischemia to the myocardial muscle due to imbalanced oxygen supply without development of necrosis
ऑफ द मायोकार्डियल मसल। सिंपल मीनिंग ये है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई है और डिमांड है और प्रॉपर नहीं है, इम्बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, दैट लीड टू इस्चेमिया, दैट नॉट हैव अ नेक्रोसिस। मतलब आपका मायोकार्डियल मसल है वो डैमेज नहीं हुआ है, मायोकार्डियल मसल वो डैमेज नहीं हुआ है, विल बी नॉट डैमेज, ओनली आपका इस्चेमिया हो चुका है। अगर आपने इसको अभी रिकवर नहीं किया तो विल बी हैव अ चांस ऑफ नेक्रोसिस, मतलब डेथ ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू कैन हैव अ चांसेस। सो उसको बोलेंगे हम नेक्रोसिस, को बोलेंगे एमआई बोलेंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली इस्चेमिया हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। ओके, सो ये हमारा हो गया एंजाइना पेक्टोरिस का डेफिनेशन। नाउ इसके कुछ टाइप्स है। क्या टाइप्स हैं? स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, फ्रिंज वेंट्रल एंजाइना एंड साइलेंट एंजाइना। नाउ व्हाट इज स्टेबल एंजाइना? मैंने बात की थी एंजाइना पेक्टोरिस मतलब चेस्ट पेन। पेशेंट के अंदर अगर चेस्ट पेन हो रहा है और वो पेशेंट को बोले कि आप रेस्ट कर लो तो पेन रिलीव हो जाएगा, तो है स्टेबल एंजाइना। ओके, पेशेंट पेन विल बी रिलीव आफ्टर रेस्ट, so will be have a stable angina. Then unstable angina, pain will be not release after rest, मतलब आपके रिलीज में रेस्ट करने के बाद भी आपका पेन रिलीव नहीं हो रहा है, तो है अनस्टेबल एंजाइना। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड हम प्रीमेंटल एंजाइना। ओके, नाउ अनस्टेबल एंजाइना में इंपॉर्टेंट क्या है, आपका अनस्टेबल एंजाइना है वो रेस्ट में तो रिलीव नहीं होगा, वो सबसे डेंजर साइन है। अगर किसी पेशेंट के अंदर अनस्टेबल एंजाइना है तो अनस्टेबल एंजाइना कैन कन्वर्ट टू एमआई। ओके, क्वेश्चन ऐसा में आ जाए कि which type of the angina types can be lead to MI, so उसका आंसर क्या है, अनस्टेबल एंजाइना। ओके, और ये रिकरेंट एपिसोड है, आपका रिकरेंट होता जाएगा और हर टाइम पे सीवियरिटी बढ़ जाएगी। पहले एग्जांपल, आपने पेन का टेम्परेचर पेशेंट को पूछो कि पेन कैसा हो रहा है, 6 बजे तो बोलेगा 5 पेन स्कोर, फिर पूछोगे 7 बजे तो 7 स्कोर। पेन इसको बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी पेन की, बट ड्यूरेशन घटता जाएगा। पहले आपको पेशेंट का पेन 6 बजे हुआ, फिर 7 बजे हुआ, फिर 7:30 को हुआ, फिर आपको 7:45 को हुआ। मतलब क्या होगा, पेशेंट का जो पेन है अनस्टेबल जाने पे क्या होगा, पेन रिलीव भी नहीं हो रहा आपका और डेंजर साइन भी है जो हमें कन्वर्ट भी कर रहा है, और पेशेंट का जो पेन का सीवियरिटी वो भी बढ़ेगा, साथ में फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। मतलब पहले 1-1 घंटे में हो रहा था, फिर आधे घंटे में हुआ, फिर 15 मिनट्स हुआ, फिर 5-5 मिनट हुआ, और फिर क्या होगा, ड्यूरेशन आल्सो विल बी डिक्रीज। तो ये आपका अनस्टेबल जाने का मेन सिग्निफिकेंट है। तो याद रखना, अनस्टेबल एंजाइना विल बी नॉट रिलीव विद द रेस्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हम बात करेंगे प्रीमेंटल एंजाइना। ओके, ये हमारा क्या होता है, जब हमारी बॉडी में स्पाज्म होता है, स्पाज्म विल बी हैव, जब कोरोनरी आर्टरी की स्पाज्म होती है तब जाके ये पेन होता है। ओके, फिर हम बात करेंगे हम साइलेंट एंजाइना। पेशेंट में नाम समझ में आ रहा है, साइलेंट एंजाइना मतलब नो चेस्ट पेन। पेशेंट को देखोगे तो कोई चेस्ट पेन नहीं दिख रहा, बट आप जब जाओगे ईसीजी में तो आपको एसटी एलिवेशन कुछ मिला है, एसटी चेंजेस मिला है, तो मतलब पेशेंट को कार्डियक इवेंट में कुछ अबनॉर्मलिटीज है पर पेशेंट को पेन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइलेंट एंजाइना। ओके, ये क्यों होता है, क्योंकि इस डायबिटीज पेशेंट के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेन की फीलिंग चली जाती है। क्या होता है, पेन की फीलिंग चली जाती है। सो याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट विच टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस विल फील, साइलेंट एंजाइना, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में पेन नहीं होता है। once I repeat the types, stable angina, pain relief with rest, unstable angina, pain will not relieve with rest, very danger, can be go to the MI में जा सकता है, आपका पेन का सीवियरिटी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और ड्यूरेशन घट जाएगा। प्रेजेंट एंजाइना, ये आपके कोरोनरी आर्टरी की स्पाज्म की वजह से होता है। साइलेंट एंजाइना, यहाँ पर पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता है, बट आप उसके जब ईसीजी चेक करोगे या फिर कार्डियक एंजाइना चेक करोगे तो आपको लगेगा कुछ अबनॉर्मलिटीज है। ओके, वो ये क्यों होता है, डायबिटिक पेशेंट में होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट को पेन की फीलिंग नहीं होती है, इसलिए डायबिटिक फुट वगैरह होते हैं पेशेंट को। ओके, देन हमारा हो गया एक, इसके अलावा एक और टाइप है अनकंट्रोल एंजाइना, जहां पर आप एंजाइना पेक्टोरिस कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसको क्या होता है, बिकॉज ऑफ जीन प्रॉब्लम, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। बट या ज्यादा 4 मेन कॉमन। नाउ कॉजेस क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस के कॉजेस क्या क्या हैं? सो मेनली आपकी बॉडी में आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, या मेनली 2 कॉजेस। आर्थ्रो ने बात की थी प्लेक फॉर्मेशन, आर्टरी मतलब इलास्टिक मूवमेंट लॉस, तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। ये क्या करते हैं, डिक्रीज O2 सप्लाई। देयर 2 इटियोलॉजी कॉज हैं, दो, एक तो O2 सप्लाई डिक्रीज करे और एक O2 डिमांड बढ़ा दे।
अगर पेशेंट को अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस या हाइपरटेंशन है तो ये सब क्या करता है, डिक्रीज O2 सप्लाई। अगर आप पेशेंट की स्मोकिंग है और हेवी एक्सरसाइज करता है तो O2 डिमांड बढ़ा देगा। तो दे आर रिलेटेड टू कॉज इंक्रीज O2 सप्लाई डिमांड और डिक्रीज O2 सप्लाई। O2 सप्लाई डिक्रीज कौन करता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन, और इनकी O2 सप्लाई कौन करता है, स्मोकिंग एंड हेवी एक्सरसाइज। ओके, ये हमारा हो गया कॉजेस। नाउ पैथोलॉजी क्या है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल कॉजेस क्या करेगा, इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। ओके, दैट लीड टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में जो है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, एंड दे लीड टू लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन एंड पेशेंट हैव फील पेन। ओके, हम बात करेंगे साइनस सिम्टम्स की। पेशेंट को क्या होगा, डिस्निया, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, पेशेंट विल फील, देन पेशेंट विल पाल्पिटेशन। नाउ व्हाट इज पाल्पिटेशन, नॉर्मली आप अभी बैठे हो तो आपको आपका हार्ट का एक्टिविटी पता नहीं चलेगा जब तक उस पर हाथ रखोगे, बट बिना हाथ रखे पेशेंट का हार्ट का मूवमेंट फीलिंग हो, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। सो रिमेंबर वंस अगेन व्हाट इज पाल्पिटेशन, फील हार्ट मूवमेंट विदाउट टचिंग अ हार्ट, मींस आप पेशेंट को हार्ट मूवमेंट को फील कर पा रहे हो विदाउट पुटिंग हैंड इन द चेस्ट। बात करेंगे नेक्स्ट पेन में, पेशेंट को पेन कैसा होगा, सबस्टर्नल पेन related with the neck, arm, jaw, back and severe crushing pain, sudden onset unrelieved pain by rest or night race। ओके, यहाँ पेशेंट को पेन कैसा होने वाला है, सबस्टर्नल पेन जो रेड होने वाला है कहां पर, नेक में, आर्म में, जॉ में, बैक में, और सीवियर पेन होगा और क्रशिंग लाइक पेन होगा, और रिलीव ओनली होने वाला है किससे, या तो रेस्ट से होगा या नाइट्रेट से, और समटाइम इससे भी रिलीव नहीं होता है। ओके, नाउ बात करेंगे हाउ रिमेंबर, एग्जाम क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ पेशेंट विल फील पेन, सो याद रखना क्रशिंग पेन। ओके, नाउ हाउ रिमेंबर, पेशेंट को पेन होगा लेफ्ट रिंग फिंगर से पेन जाएगा, लेफ्ट शोल्डर से जाएगा पेन, नेक, आर्म एंड जॉ और बैक। तो ये याद रखना पेन का सप्लाई कैसे होता है। ओके, और पेशेंट को ऑब्वियसली रिलेशन पेन होगा और बैक साइड पेन होने ही वाला है, तो ये हमारा होगा पेन। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक। अब डायग्नोस कैसे करोगे पेशेंट को, बाय ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल चेकिंग। कोलेस्ट्रॉल में आपको एलडीएल बड़ा मिलेगा और एचडीएल डिक्रीज मिलेगा। एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल। और गुड कोलेस्ट्रॉल भी घट जाए और एलडीएल बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम होगी। ओके, दिस अबाउट द कोलेस्ट्रॉल एंड डायग्नोस्टिक। नाउ हाउ विल मैनेज, सो विल गिव ड्रग विच विल बी कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। आपने बात की आर्थरोस्क्लेरोसिस, प्लेक फॉर्मेशन, तो हमको क्या करना है, किसी भी तरह से प्लेक फॉर्मेशन मतलब कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो हम एट्रोवास्टिन देंगे या सिमवास्टिन ड्रग देंगे 40 mg और जो भी डोज सेट करना है उस बेस पे पेशेंट का प्लेक फॉर्मेशन या कोलेस्ट्रॉल को हम कम कर देंगे, सो वो आर्टरी में क्लॉट, आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट विल गिव नाइट्रोग्लिसरीन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट ड्रग है, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। ओनली वी हैव वन ड्रग, एक ऐसी ड्रग है जिसका शेप व्हाइट कलर का होता है और हार्ट शेप का होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, और इसको इस ड्रग का एक्शन क्या है, वेसोडाइलेटर। ओके, वेसोडाइलेटर। ओके, नाउ इसको देना कैसे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउ विल गिव दिस ड्रग, सो आपको देना है सबलिंगुअली, मतलब बिलो द टंग के नीचे ड्रग डालना है। नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग विल बी गिवन सबलिंगुअली बिलो द टंग, याद रखना। देन इसकी आपको डोज कैसे कर सकते हो, 3 डोज कैन गिव। पहला डोज दिया आपने, एग्जांपल दिया आपने 6 बजे डोज दिया, फिर नेक्स्ट डोज दोगे आप 6:05 पे दोगे, थर्ड डोज दोगे आप 6:15 पे दोगे। ओके, तो आपका 3 डोज होगा, 6:05, 6 बजे, 6:05 और 6:15। तो आपको फर्स्ट और सेकंड डोज में आपको 5 मिनट का गैप रहेगा और सेकंड और थर्ड डोज में आपका 10 मिनट का गैप रहेगा, तो 0, 5, 15 ये आपका गैप है। ओके, सो याद रखना नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग विल बी एंटीजी, डायलेटर है, व्हाइट शेप की ड्रग होती है जो हार्ट शेप की ड्रग होती है, और सबलिंगुअली देते हैं। उसके अलावा पेशेंट का ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट को, बिकॉज सप्लाई कम है। आईवी फ्लूइड देंगे हम, मेडिकेशन जो भी इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना हो तो एबीजी, पोजीशन और बेड रेस्ट वी आर प्रोवाइड टू द पेशेंट। ये हमारा हो गया एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चेस्ट पेन हमने बात की, डेफिनेशन की, इस्चेमिया, रिमेंबर इस्चेमिया। ओके, टाइप्स की बात की हमने, कोएस की बात की हमने, देन साइनस सिम्पटम एंड मैनेजमेंट।
फिर हमने बात की मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, में क्या होने वाला है, व्हाट विल बी हैव इन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? नाउ हियर विल बी हैव अ डेथ or necrosis of the myocardium. It is a severe prolonged of myocardial ischemia causing death and necrosis of the myocardium. मतलब यहाँ पर आपका मायोकार्डियम मसल क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। ओके, क्योंकि आपने एंजिना पेक्टिस को ट्रीट नहीं किया, एंजिना पेक्टिस को आपने ट्रीट नहीं किया, तो डेथ ऑफ द मायोकार्डियम। नाउ इसके कोसेस क्या रहेंगे, जो हमने पहले पढ़ा एंजिना में, सेम थिंग, आर्थरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, जो हमने बात की थी, सेम कोजेस के भी हैं। ओके, और साथ में आपका कोस एंजिना पेक्टोरिस भी आ जाएगा। नाउ इसके रिस्पेक्टर क्या है, दो हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब जो हम चेंज कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल मतलब जो हम चेंज नहीं कर सकते। मॉडिफाइबल में क्या आएगा, लाइक स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम चेंज कर पाएंगे। मतलब पेशेंट को बोलेंगे स्मोकिंग बंद करो, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट लो, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का ट्रीटमेंट लो, ओके, एंड ओबेसिटी कम करो, ये हमारा चेंजेबल है, तो उसको बोलेंगे मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब एज बढ़ेगा तो चांसेस है, जेंडर है मतलब मेल में ज्यादा चांसेस है, और जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कार्डियक इवेंट फैमिली में किसी को है तो होगा, वो बोलेंगे नॉन मॉडिफाइबल। सो दे आर टू मेन रिस्पेक्टर, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम विल बी सेम। कौन सा, चेस्ट पेन, क्रशिंग चेस्ट पेन, ओके, जो कहां पर होगा, चेस्ट पेन विल बी इन लेफ्ट फिंगर, रिंग फिंगर to the left arm, then jaw, neck and ready to the back. Okay, crushing like pain will feel. तो ये हमारा हो गया डायग्नोस्ट सारे सिम्टम। ना हाउ टू डायग्नोस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डायग्नोस कैसे करोगे पेशेंट को, चाहे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो उसके लिए हिस्ट्री वगैरह है ही, बट लैब में कार्डियक मार्कर क्वेश्चन में आता है, कार्डियक मार्कर। तो चार कार्डियक मार्कर है, सीपी, सीरम सीपी के एमएम, सीरम सीपी के एमबी, ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, ये हमारे को चार कार्डियक एंजाइम मार्कर हैं, इसको हम देखते हैं। सीरम सीपी के एमएम, अगर पेशेंट को 2 घंटे पहले कार्डियक इवेंट हुआ है तो आपको सीरम सीपी के एमएम अबनॉर्मल हो जाएगा। सीरम सीपी के एमबी 18 आवर के बाद अबनॉर्मल था। पेशेंट अगर बोले कि मुझे 18 घंटे पहले या 20 घंटे पहले अटैक आया था, तो आपको ये दिखेगा तब अबनॉर्मल। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन दो टाइप के, टी और आई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच आर द कार्डियक एंजाइम आर एक्यूरेट टू से अबाउट एमआई। पेशेंट को हम बताना है कि पेशेंट को एमआई हुआ ही था, क्योंकि सीरम सीपी के एमबी और एमएम क्या बता रहे हैं, कुछ इश्चेमिया कुछ या कुछ मायोकार्डियल मसल कुछ हुआ था, बट जो ट्रोपोनिन है वो एक्यूरेट और स्पेसिफिक है। जो ट्रोपोनिन टी है आपका एक्यूरेट बताएगा कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ था, और जो आई है वो स्पेसिफिक है। क्वेश्चन आता है विच आर द स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर, ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई, रिमेंबर इज आई, और कोई विच आर एक्यूरेट मार्कर इज ट्रोपोनिन टी। ठीक है, तो याद रखना ट्रोपोनिन टी। नेक्स्ट मायोग्लोबिन, विच आर द फास्ट चेंजेस, सबसे फास्ट चेंज होने वाला कौन सा है, 2 आवर। मैंने क्या बोला, सीरम सीपी के 2 आवर के बाद चेंज होगा, पर ये 2 आवर के अंदर चेंज हो जाएगा और 8 आवर में आपका हो जाएगा। एग्जांपल, मुझे 6 बजे अटैक आया है, ओके, तो वो 8 बजे तक आपने मेरा मायोग्लोबिन चेक किया तो चेंज मिलेगा, ओके, और आपने 8 बजे बाद चेक किया, 2 घंटे बाद चेक किया तो 8 घंटे के अंदर तो पूरा नॉर्मल हो जाएगा। सो ये आपका कुछ हो गया कार्डियक मार्कर, ये इसमें क्वेश्चन आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट इसमें आता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी इज एक्यूरेट, ट्रोपोनिन इज स्पेसिफिक। उसके अलावा एंजियोग्राफी करेंगे, और इसी चीज में हमने बात की थी स्टेमी, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ओके, जो आपका एसटी आइसोलेटिक था वो चेंजेस हो जाएगा, और जो अगर ऑपरेशन का ओल्ड एमआई है तो क्यू डीप जाएगा। देन हमने बात किया ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम, अब ट्रीटमेंट बात कर रहे हैं हम मोनार्ड थेरेपी, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन एंड थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। मॉर्फिन चेस्ट पेन रिलीव करने के लिए, ऑक्सीजन बिकॉज सप्लाई डिमांड अबनॉर्मल है, नाइट्रोग्लिसरीन वेसोडाइलेटर जो हमने बात की थी हमने, एनटीजी, एस्पिरिन विल बी बिकॉज ऑफ एंटी प्लेटलेट, और टी इज अ थ्रोम्बोलाइटिक, ऑलरेडी क्लॉट बन चुका है तो हमको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस या यूरोकाइनेस देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस का डोज होता है 15 लाख इंटरनल यूनिट देते हैं। इसके बहुत से क्राइटेरिया होते हैं, पेशेंट को सर्जरी पे नहीं जाना चाहिए, ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, so many criteria also will be there, so उसको देख के हम पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस या यूरोकाइनेस देंगे। उसके अलावा सर्जरी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सीएबीजी करेंगे, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ओके, क्या करते हैं
इंटरनल मेमोरी आर्टरी या सिफिलिस आर्टरी को यूज करते हैं बाईपास। नाउ नेम क्या है, बाईपास। सो हम एक बाईपास वे बनाएंगे जिससे आपका आर्टरी को प्रॉपर्ली सप्लाई कर पाएगा। तो क्वेश्चन में क्या आता है, which artery are using for CABG? तो internal memory artery and saphenous artery are using. Okay, then we go for PTCA, मिस बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, वेरी कॉमनली डन। ओके, तो ये हमारा हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, हो गया मार्च थेरेपी, और सर्जरी में हो गया CABG एंड PTCA। तो ये हमने बात की हमने किसकी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा CCF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। क्या फुल फॉर्म है इसकी, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। सबसे पहले हमने बात किया एंजाइना पेक्टोरिस में, जहां पेशेंट के अंदर इम्बैलेंस ऑटो सप्लाई और डिमांड की वजह से इस्चेमिया हो गया है। फिर हमने बात की एमआई की, जहां पर आपने एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट नहीं किया तो वो नेक्रोसिस होके एमआई कर दिया है। अभी आपने एमआई को भी ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा, सीसीएफ। नाउ व्हाट इज सीसीएफ? It is a pathophysiological condition, stage in which heart is unable to pump enough amount of the blood to meet the metabolic need of the body। मतलब आपका जो कार्डियक आउटपुट है, हार्ट है, वो पंपिंग करना प्रॉपर नहीं कर पाएगा। अनेबल टू पंप प्रॉपर कार्डियक आउटपुट इज सिग्निफिकेंट सीसीएफ। ओके, सो एक कंडीशन है जहां पर इस एंजाइना पेक्टोरिस एमआई सब कुछ हुआ, ट्रीटमेंट नहीं किया तो पेशेंट का अनेबल टू पंप प्रॉपर amount of the blood to the need of metabolic need to the patient। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, सीसीएफ के लिए एक इंपॉर्टेंट ड्रग है डिजिटलिस ग्रुप और डिजॉक्सिन ड्रग विल बी यूज। ये याद ही रखना पड़ेगा। अपने जैसे हमने बात किया एंजाइना में, बात की हमने एंजाइना में टाइप्स इंपॉर्टेंट है, एमआई में कार्डियक मार्कर इंपॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखना सीसीएफ के अंदर डिजॉक्सिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ऐसी ड्रग है डिजॉक्सिन जो आपके हार्ट के पंपिंग को बढ़ाएगी, बट सॉरी हार्ट का आपका जो ब्लड कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा बट पंपिंग नहीं बढ़ाएगा। तो हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, हार्ट रेट कम करेगा, बट जो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके, सो इज अ डिजिट ड्रग्स जो विल बी यूज डिजॉक्सिन। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विल बी यूज, बिकॉज हमको पता है क्योंकि पेशेंट को एमआई हुआ, एमआई क्या हुआ था, एंजाइना हुआ था। सो एंजाइना क्या हुआ था, हाइपरटेंशन हुआ था। तो हम एंटी हाइपर ड्रग भी देंगे। फिर हम डायोटिक ड्रग देंगे जो क्या करेगा, प्री लोड कम करेगा। कौन सी ड्रग है, लेसिक्स ड्रग विल बी यूज, जो आपके हार्ट के प्री लोड मतलब लोड को कम करेगा। देन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग भी देंगे जो आपके पेशेंट के हार्ट रेट को नॉर्मल करे, क्योंकि आपके डिजॉक्सिन क्या कर रहा है, हार्ट रेट कम करेगा तो हमको हार्ट रेट को बढ़ाना ही पड़ेगा। देन डायलेटर लाइक नाइट्रोग्लिसरिन, अगर इससे मैनेज नहीं हुआ तो सर्जिकल में जाएंगे इंट्रा आयोटिक बलून पंप, आईवी पंप का यूज होता है, सीसीएफ याद रखना, सीसीएफ। Then mechanical heart transplantation also required in CCF। तो हमने क्या पढ़ा, unable to pump enough amount of blood, इसको बोलते हैं हम CCF। उसका इंपॉर्टेंट ड्रग क्या है, डिजॉक्सिन। ओके, हम बात करेंगे नेक्स्ट कोजेस। व्हिच आर द कोजेस ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और राइट साइड हार्ट फेलियर की। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है क्या क्या कोजेस है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की और राइट साइड हार्ट फेलियर की। तो उसका क्या है रीजन, लेफ्ट साइड में क्या, अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आपके जो वेंट्रिकल में सेप्टल है वो डिफेक्ट हो तो कार्डियक मायोपैथी हो और एंटीरियल एमआई, मतलब आपका एंटीरियल मतलब क्या हो गया, आपके ईसीजी में पता चलेगा। ईसीजी में अगर आप जाओगे, ईसीजी में आपने देखा कि आपका कौन सा वेव, V1, V2, V3 और V4, इसमें एसटी एलिवेशन एमआई दिख रहा है तो हो गया एंटीरियल एमआई। ओके, उस टाइप पे, या फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, उस टाइप में दिखेगा राइट सेप्टल। ओके, याद रखना वेंट्रिकल में दिखा तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, एट्रियल में दिखा तो राइट साइड फेलियर, बिकॉज आपका लेफ्ट साइड थोड़ा बड़ा पार्ट है और राइट साइड थोड़ा छोटा पार्ट है। और राइट वेंट्रिकुलर मायो इन्फेक्शन, अगर आपका राइट साइड में वेंट्रिकल में एमआई कुछ हुआ तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ हो तो ये आपको सिग्निफिकेट करेगा राइट साइड हार्ट फेलियर। मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेंट्रिकुलर डिफेक्ट और एंटीसेप्टिक डिफेक्ट, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ साइन एंड सिम्टम, तो आपको याद रखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, जब हम बात करेंगे सर्कुलेशन हार्ट के अंदर, तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से साइड में होता है लंग से कनेक्ट होता है, तो लंग पास होगा तो ब्लड, अगर लेफ्ट साइड का आपका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो ब्लड क्या करेगा, रिवर्स बैक करेगा लंग्स के अंदर, तो क्या करेगा, लंग में ब्लड बढ़ जाएगा तो डिस्निया ऑर्थोपनिया ऑल विल बी हैवन एंड चाइनीज साइन विल बी अकर, बिकॉज़ स्ट्रोक में होता है। स्ट्रोक मतलब ब्लड सप्लाई लेस टू द ब्रेन। ओके, रेस्पिरेशन अब्नॉर्मलिटीज, ब्रोंकाई, क्रेकल्स, ये सब कब करने वाला है,
लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब डिक्रीज पीएच एंड इंक्रीज CO2, ओके। देन पेरिफेरल साइनोसिस, abnormal हार्ट लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर डेंजर है और बहुत कॉमन है कंपेयर टू द राइट साइड हार्ट फेलियर। अभी आपको सिम्टम याद कैसे करने हैं, लेफ्ट साइड के पास में लंग्स होते हैं, तो लंग्स के पास जो भी होगा वो सिम्टम होंगे, मतलब लंग्स का सिम्टम क्या है, सो ये लेफ्ट हार्ट के पास क्या लंग्स है, डिस्निया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और विल बी हैव इन द लेफ्ट साइड हार्ट, तो विल बी हैव द सिम्टम। नाउ राइट साइड में क्या है, हमारा जो ब्लड आता है वो कहां आता है, सुपीरियर वेना क्या इंफीरियर वेना क्या, वो कहां आता है, स्प्लीन और हेपेटिक से। तो अगर वो ब्लड सप्लाई रिवर्स करेगा तो कहा जाएगा स्प्लीन और हार्ट में जाएगा, तो कैन लीड टू स्प्लीनोमेगाली एंड हिपेटोमेगाली, नोजिया, एनोरेक्सिया, बाउंडिंग ऑफ पेरिफेरल पल्सेस एंड हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्सेस। तो दे आर द मेन क्वेश्चन। तो अच्छा आता है एग्जांपल, स्प्लीनोमेगाली, हिपेटोमेगाली अकर इन द व्हिच हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, बोथ और नन ऑफ द अबव। रिमेंबर राइट हार्ट फेलियर किसे याद करोगे, सिंपल है, लेफ्ट हार्ट फेलियर के पास में क्या है, लेफ्ट हार्ट के पास में क्या है, लंग्स है, जो भी लंग्स के सिम्टम है, रेस्पिरेटरी सिम्टम है, वो लेफ्ट हार्ट फेलियर के हैं। राइट साइड में के पास में क्या है, जो हमारा ब्लड है वो सुपीरियर वेना क्या इंफीरियर क्या आता है, और सुपीरियर वेना क्या इंफीरियर क्या आती है, हिपेटिक और स्प्लीन से आती है, तो वो ब्रेक फ्लो ब्लड करेगा, कहां जाएगा, हिपेटिक और स्प्लीन में जाएगा। तो ये हमारा हो गया हिपेटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली। ये हमारे बात की हमने सीसीएफ की। अब सीसीएफ के अंदर बात करेंगे हम डायग्नोज कैसे करेंगे। डायग्नोज विल बी डन बाय इको, ओके, एंड बाय एबीजी एनालिसिस विल बी डन योर दिस थिंग। और मैनेजमेंट बात की हमने, डिजॉक्सिन द ड्रग विल बी यूज्ड फॉर द पेशेंट, ओके। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक इज मायोकार्डाइटिस। नेम इज मायोकार्डाइटिस, समझ आता है, इन्फ्लामेशन, आइटिस इज इन्फ्लामेशन, सो इन्फ्लामेशन टू द मायोकार्डियम, ओके, इन्फ्लामेशन टू द मायोकार्डियम, ये आपका हो गया मायोकार्डाइटिस। नाउ इसकी कॉजेस क्या क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, रेडिएशन थेरेपी, फार्माकोलॉजी, केमिकल फैक्टर्स एंड ऑटोइम्यून फैक्टर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो इसके हो गए कॉजेस, एनी वायरस, एनी बैक्टीरिया, ऑल दिस कैन लीड टू इन्फ्लामेशन टू द मायोकार्डियम, इज कॉल्ड मायोकार्डाइटिस। ट्रीटमेंट क्या है, ओटो थेरेपी और एंटीबायोटिक, मे बी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, जो भी पेशेंट को जिस कॉज से हुआ है, व्हाट आर द कॉज विल बी देयर, डिपेंड ऑन देम, उसको हम ट्रीटमेंट देंगे, ओके। सो ये हो गया अपना मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट बात करेंगे हम पेरिकार्डाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो पेरिकार्डियम, इट इज अ इन्फ्लामेशन प्रोसेस टू द पेरिकार्डियम और विसरल लेयर, ओके। हमारे पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो गया, क्यों हो गया, एक्यूट हुआ है तो समझ जाओ ओनली वन वायरल। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पेशेंट हैव अ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, सो व्हाट विल बी द कॉज, viral, bacteria, fungal, all these things. So remember, viral, only viral can cause acute pericarditis, okay. Then next बात करेंगे इन्फेक्शन किससे हो सकता है, या तो वायरल में और बैक्टीरिया को हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई या स्टेफिलोकोकाई आर कैन कॉज पेरिकार्डाइटिस। उसके अलावा पैरासाइट है, फंगल इन्फेक्शन है, ऑल कैन लीड टू द पेरिकार्डाइटिस। अपार्ट फ्रॉम दैट मायोकार्ड इंजरी है, पेशेंट को एमआई हो चुका हो, कार्डियक इंजरी हो, कार्डियक सर्जरी हो, ये भी आपके पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम कर सकते हैं। देन पेशेंट को रूमेटिक फीवर है, अब बात करेंगे आगे रूमेटिक फीवर क्या होता है, पेरिकोलोजेनिक डिजीज हो, आर्थराइटिस हो, और एनी अदर डिजीज कंडीशन कैन आल्सो लीड टू द पेरिकार्डाइटिस। और इन ड्रग रिएक्शन, रेडिएशन थेरेपी, कोबाल्ट थेरेपी, याद रखना कोबाल्ट थेरेपी क्वेश्चन आता है, कोबाल्ट थेरेपी कैन कॉज व्हिच दिस कंडीशन इज अ पेरिकार्डाइटिस। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, पेशेंट को क्रोनिक एनीमिया हो और लिम्फोमा हो, दिस ऑल लीड टू पेरिकार्डाइटिस, ओके। नाउ हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू अंडरस्टैंड पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है, तो पेशेंट कंप्लेंट से आया चेस्ट पेन, सेम लाइक अ पेन ऑफ द एमआई पेन कैसा था, पेन टू द लेफ्ट रिंग फिंगर, देन विल बी लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, लेफ्ट आर्म, जॉ, नेक, बट यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट यहाँ पर आपका जो पेन है वो चेस्ट पेन होगा, बट आर्म में पेन नहीं हो रहा, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है बट आपके आर्म में पेन नहीं हो रहा है, हैंड में पेन नहीं हो रहा है। देन फ्रिक्शन ऑफ ब्रीफ फील दिखेगा, जब नॉर्मल थर्ड इंटरकोस्टल पे आप रखोगे, चेक करोगे तो आपको फ्रिक्शन या क्रैकल साउंड लगेगा, फीवर मिलेगा बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से, चिल्स, जॉइंट पेन, एनोरेक्सिया, ओके, एनोरेक्सिया मतलब क्या है, नॉट लाइक टू ईट फूड, देन मलेज, इंक्रीज
हार्ट रेट और डिस्निया, ये हमारे सिम्टम होंगे। याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्यूट कॉज ऑफ द पेरिकार्डिटिस इज वायरल। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एंडोकार्डिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आवर एंडोकार्डियल लेयर। The inflammation of the endocardium layer is the innermost layer. Okay, अगर इसमें इन्फ्लामेशन है मतलब समझ जाओ आपके हार्ट वॉल इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, हार्ट वॉल आर इन्वॉल्व। Infection because of the Staphylococcus aureus, E. coli, Streptococci and fungi, ये आपके मेन कोज हैं जो इन्फ्लामेशन करते हैं एंडोकार्डियम के अंदर। यहाँ पर ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पैथोफिजियोलॉजी कैसी है, इंटर थ्रू द ओरल कैविटी। If patient will not do proper oral care, ऐसा क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में, is a patient who have a not maintaining oral hygiene, so which type of inflammation can occur to the patient, endocarditis, pericarditis, myocarditis or any other? Remember is a endocarditis because आपके oral cavity का infection ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो जाएगा हार्ट के अंदर और हार्ट से जाएगा पूरे बॉडी के अंदर। ओके, so you can see here oral cavity to blood stream and damage your heart। ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, अगर आपने ओरल कैविटी एक तो हो गया कोज, और ब्लड के अंदर क्या ब्लड स्ट्रीम में कैसे कर सकता है पेशेंट को, प्रोलॉन्ग्ड आईवी लाइन। क्वेश्चन आ जाए दिस वन पेशेंट हु हैव प्रोलॉन्ग्ड आईवी लाइन एंड व्हिच इन्फेक्शन कैन अकर, सी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। ओके, देन सेंट्रल लाइन हो, हीमोडायलिसिस का पेशेंट हो या कोई कैथेटर लगा हुआ, सो ये सब ब्लड स्ट्रीम इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। और पेशेंट पॉइजन है, एग्जांपल राइस ट्यूब है, बेरेमिनिमा है, कोलोनोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी, ये ऑल लीड टू एंडोकार्डिटिस। ओके, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका कोज में पूछा जाता है कि एक तो ओरल कैविटी है, ब्लड स्ट्रीम है और पॉइजन। क्वेश्चन घूम फिर के आएगा, there was one patient who had hemodialysis and patient have inflammation of the heart layer or heart muscle, which muscle be inflammation, like question can ask in exam। और सिम्टम क्या रहेंगे, फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, मलेज, वेट लॉस, पेलर, बैक एक, headache and cardiac murmur। Now fever पता ही है because infection है, chills भी because of infection, sweating also because of the heart problem, malaise because heart not have proper functioning, weight loss because heart not being auto supply, pallor also will be same, auto supply is less, backache because all blood supply is less, and cardiac murmur because of heart wall are affected। okay, heart wall are affected। next thing बात करेंगे हम किसकी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे, उसमें क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता कैसे चलेगा पेशेंट को एंडोकार्डिटिस है, एंडोकार्डिटिस पेशेंट पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पेशेंट का डायग्नोस्टिक में करेंगे, जो हिस्ट्री टेकिंग करते ही हैं, उसके अलावा पेशेंट की आई चेक करेंगे, आई में रेटिना चेक करोगे तो ब्लीडिंग दिखेगा और सेंट्रल लाइन में आपको दिखेगा रोड स्पॉट्स, मतलब क्या, येलोइश कलर। रोड स्पॉट मतलब क्या दिखेगा आपको, रोड स्पॉट एक येलोइश कलर जैसा आपको लगेगा। Okay, you can see in the rod color means patient का जब you will go for examination, so patient will be say, doctor will say कि something rod spot meaning क्या है, there will be red spot or white spot in the nearby the retina, so will be symbol, remember will be have a red spot or white spot will be nearby the retina, so इसको बोलेंगे rod spot। और ब्लड कल्चर में आपको ये सारे इनमें से कोई भी एक आपको रीजन मिल सकता है या फिर सारे रीजन मिल सकते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है, ऑब्वियसली एंटी जो भी होगा, फंगाई एंटीफंगल और बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, और सर्जरी में वॉल रिप्लेसमेंट। ओके, वॉल रिप्लेसमेंट नॉर्मली हमारे बॉडी में जो भी हार्ट वॉल रिप्लेस करते हैं वो लेते हैं हम पिग टिश्यू के हार्ट वॉल हम लेते हैं, विल बी यूज्ड। सो क्वेश्चन एग्जाम आ जाए, द हार्ट वॉल टिश्यू विल बी मेड व्हिच वॉल, सो विल बी पिग टिश्यू। ओके, तो हमने बात की है पेशेंट के अंदर, हमने बात किया अभी तक 3 इंफ्लेमेशन की बात की हमने, पेरिकार्डिटिस, myocarditis and pericarditis and endocarditis। myocarditis is inflammation of the myocardium, बात कर ली हमने, what are the causes and this is the oxygen therapy and antibiotic we can give। pericarditis will be because of the inflammation of the pericardium layer, acute will be the viral। okay, हमने बात की endocarditis की, जो oral cavity से ब्लड से हार्ट में ट्रैवल कर सकता है, और ये वॉल डैमेज, हार्ट वॉल के डैमेज। which are the wall of the heart, tricuspid, bicuspid, aortic and pulmonary wall are the wall of the heart। then हम नेक्स्ट बात करेंगे सीपीआर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत से सीपीआर में आता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, cardiopulmonary resuscitation, the technique of basic life support
for oxygenating the brain and heart until appropriate definite medical treatment can restore the normal heart and ventilation action. See, हमारी बॉडी में सब कुछ इरिवर्सिबल डैमेज है एक्सेप्ट ब्रेन. ब्रेन एक बार डैमेज हो चुका तो उसको हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते. ओके, सो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मतलब सीपीआर एक टेक्निक है जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की टेक्निक है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन को और हार्ट को जब तक आपके पास अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं आ जाए जो हार्ट को या वेंटिलेशन मतलब रेस्पिरेटरी को प्रॉपर फंक्शन करने को हेल्प करे. तो ये हमारे क्या हो गया सीपीआर का डेफिनेशन. क्वेश्चन में आता है सीपीआर, व्हाट इज सीपीआर? रिमेंबर, ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट. ओके, देयर आर सो मेनी लिस्ट ऑफ द कॉज, बट मैंने ट्राई किया कि सिंपल बताऊं आपको. कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट, या तो वीएफ हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, सिस्टोल हो, पल्सलेस एक्टिविटी हो, सीएबीजी हो, हार्ट फेलियर हो, डिसअरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, ये आपके कार्डियक अरेस्ट कॉज है. मतलब आपके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब आपका वेंट्रिकल फिब्रेट कर रहा है, आपका वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा है. वेंट्रिकल मतलब आपका वेंट्रिकल पंपिंग वेरी फास्ट हो रहा है, तब आपको सीपीआर देना पड़ेगा. और सिस्टोल कोई भी वेव नहीं है, पीक्यूआरएस सब में स्ट्रेट लाइन. पल्स एक्टिविटी आप चेक करोगे तो पेशेंट का जो रेडियल पल्स और पल्स नहीं मिल रही है और सब टाइम कैर्डियल पल्स भी नहीं मिल रही उस टाइम पे. सीएबीजी पेशेंट में, हार्ट फेलियर में और डिसअरिथमिया बात कर ली हमने. अबनॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट मूवमेंट्स, ओके, हार्ट ब्लॉक, ये हमारे कार्डियक अरेस्ट हो गए. रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ड्राउनिंग, स्ट्रोक, फॉरेन बॉडी इन थ्रोट, स्मोक इनहेलेशन, ड्रग ओवरडोज, इलेक्ट्रो और ड्रग इंजरी टू द लाइटनिंग, सफोकेशन, हेड इंजरी, ओके, कोमा और एपिग्लोटिस और पैरालिसिस, ये सब कोस कर सकता है रेस्पिरेटरी. मतलब किसी भी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड O2 सप्लाई या फिर एयर अंदर नहीं जा पा रहा है, ये और रीजन क्या है? इन सब की वजह से बॉडी के अंदर एयर वे प्रॉपर नहीं है और इसकी वजह से क्या हो रहा है? एयर वे प्रॉपर है बट हार्ट पंप नहीं कर रहा. तो हमारे कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सीपीआर की बात करेंगे हम. स्टेप से पहले बात करेंगे एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट. वेरी इंपॉर्टेंट इन स्लाइड. रिमेंबर, एडल्ट के अंदर आपको पल्स चेक करनी है तो चेक करोगे कैरोटिड पल्स चेक करोगे. चाइल्ड में चेक करोगे तो फीमोरल में चेक करोगे. चाइल्ड में चेक करोगे तो चेक करोगे फीमोरल में चेक करोगे. तो इन्फेंट में चेक करोगे फर्स्ट चेक करोगे ब्रेकियल, सेकंड चेक करोगे आपकी फीमोरल. क्वेश्चन में आता है इन इन्फेंट व्हिच इज द फर्स्ट चेक पल्स? तो रिमेंबर ब्रेकियल, व्हिच इज फर्स्ट पल्स इज द ब्रेकियल. ओके, नाउ क्वेश्चन आ जाए कि देयर इज अ पेशेंट और चाइल्ड इज देयर हु एज ऑफ 6 ईयर और 8 ईयर, सो व्हिच पल्स विल चेक? द फीमोरल. रिमेंबर क्वेश्चन, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे. जो आपके पेशेंट का अगर एज 8 ईयर से ज्यादा है तो उसको हम यहाँ पर फॉर सीपीआर के लिए काउंट करेंगे एडल्ट. 1 to 8 ईयर आपका चाइल्ड काउंट करेंगे. नॉर्मली से ज्यादा होता है बट सीपीआर के लिए याद रखना है 1 to 8 ईयर और बिलो 1 ईयर ये हमारा हो गया इन्फेंट. ये कुछ प्रोटोकॉल है सीपीआर के. तो फॉर चेकिंग पल्स एडल्ट के अंदर हम चेक करेंगे कैरोटिड और चाइल्ड के अंदर चेक करेंगे फीमोरल. इन्फेंट में फर्स्ट ब्रेकियल, सेकंड फीमोरल. कंप्रेशन एडल्ट में 2 हैंड, चाइल्ड में 1 हैंड और इन्फेंट में 2 फिंगर. लैंडमार्क यहाँ पर बिटवीन द निपल, यहाँ पर बिटवीन द निपल, बट इन्फेंट में थोड़ा अलग है, जस्ट बिलो द मिड लाइन एंड बिटवीन द निपल. डेप्थ 2 इंच 5 सेंटीमीटर सेम यहाँ पर, बट यहाँ पर 1.5 इंच और 3.75 सेंटीमीटर. रेड तीनों में सेम है. कितना? 100 पर मिनट. देन कम टू द रेशियो. 1 रेस्क्यू हो या 2 रेस्क्यू हो आपका 30:2 होगा, बट यहाँ पर आपका 1 रेस्क्यू है 30:2 और 2 है तो 50:2. अभी गाइडलाइन बदल भी रही है इसके, तो 32 को भी फॉलो करते हैं. पर इन्फेंट और चाइल्ड का सेम है बट 30:2 विल बी वेरी कॉमनली यूज. ओके, चेक पल्स कैरोटिड फीमोरल एंड विल बी, ये मैं आपको पता रखना है, पोस्ट में बहुत क्वेश्चन आता है. एंड डेप्थ इज अ मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम. नाउ स्टेप्स ऑफ सीपीआर. फर्स्ट स्टेप क्या है? स्किन सेफ्टी और बीएसए प्रिकॉशन. जब भी पेशेंट के अंदर आपको लगे पेशेंट को सीपीआर देना पड़े, सबसे पहले सेफ एरिया, सराउंडिंग एरिया को सेव करना पड़ेगा. आपको सेव करने के लिए आपको कुछ ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ेंगे. इसको बोलेंगे हम बॉडी स्ट्रेस आइसोलेशन, मतलब ग्लव्स, मास्क जो भी पहनना आपको पहनना पड़ेगा. देन कम टू चेक द रिस्पॉन्स, मतलब किसे करोगे? AVPU स्केल.
ए बी स्केल मतलब क्या, ए मींस अलर्ट, वी मींस वर्बल, पी मींस पेन एंड यू मींस अनकॉन्शियस। तो बाय एबीपी स्केल यू चेक द रिस्पॉन्स, आपको पेशेंट का रिस्पॉन्स है वो चेक करोगे। अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स अनकॉन्शियस है तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। ओके, अगर अलर्ट है तो आपका सीपीआर का स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। वर्बल में अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो नहीं मिलेगा, पेन में भी नहीं कर रहा। अभी अलर्ट मतलब पेशेंट को बोला हे आर यू ओके, सो रिस्पॉन्डिंग। वी मींस आप बोल रहे हो रिस्पॉन्ड कर रहा है। पी मींस पेन देना, मतलब यू टू गिव पेन स्टर्नम या ईयर पिन में पेन देना है। ओके, आफ्टर दैट विल गो फॉर कॉल फॉर हेल्प, बिकॉज आपको एक किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा, आप कंटिन्यूस सीपीआर नहीं दे पाओगे। देन अगर एडल्ट है तो विल गो फॉर चेकिंग द क्योटिक पल्स विद इन 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर ही आपको पल्स चेक करनी है, इससे टाइम लेना नहीं है। देन फिफ्थ क्या है, आपको पोजीशन प्रॉपर्ली करके, हैंड का पोजीशन प्रॉपर करके, आर्म को पोजीशन करके, आपको बिटवीन द निप्पल यू हैव टू पुट हैंड प्रॉपर्ली, जहां पर आपका पाम है प्रॉपर्ली रखा जाएगा, एंड गिव द कंप्रेशन 100 पर मिनट। देन व्हाइल गिविंग कंप्रेशन ये क्वेश्चन आता है, अलाउ चेस्ट टू रीबाउंड, आपका चेस्ट को आपस नॉर्मल आने दो, यूनिक कंप्रेशन दे जा रहे हो, सो नॉट रीबाउंड, सो व्हाट हैपन, देयर विल बी नॉट proper circulation. Then you have to perform 5 cycle continuous for 2 minutes. Then once again check for this thing compression. Okay, so 30 compression 2 rescue वाला 5 बार फॉलो करोगे और आपको 2 मिनट में खत्म करना है। ये आपका हो गया स्टेप्स ऑफ सीपीआर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट आपने चेक किया बीएसआई प्रिकॉशन। ओके, एग्जाम में अगर आप बीएसआई प्रिकॉशन नहीं हो, डोंट बी कंफ्यूज, याद रखना स्टार्टिंग यहां से करो, एबीपी स्केल चेक, एबीपी स्केल आपने पहले रिस्पॉन्स चेक किया, फिर कॉल फॉर हेल्प चेक किया, क्रेडिट पल्स चेक किया, देन स्टार्ट कंप्रेशन। ओके, पोजीशन भी क्या रहेगा, अगर एडल्ट है बिटवीन निप्पल, आपका जो पाम है रखोगे बिटवीन निप्पल, एंड स्टार्ट कंप्रेशन 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ 100 पर रेशियो रहेगा। ओके, ये हमारा हो गया सीपीआर स्टेप्स। नाउ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या है सीपीआर के अंदर, सीपीआर कॉम्प्लिकेशन भी है, फर्स्ट compression will be have chest injury while giving more CPR compression. The time will be have chest can be have injury, will be have chances. Then vomiting, patient can be a vomit, this thing refracture, very common complication, exam question aa jaye, commonest complication in the while giving CPR, so is a refracture. Then aspiration, patient can be have aspirate, jo aapko vomiting kiya can be aspirate and can cause respiratory problem. Then other क्या है आपका पेशेंट के अंदर क्या आ रहा है, फ्लेरल चेस्ट, फ्लेरल चेस्ट मतलब क्या है, मल्टीपल रिफ्रैक्चर। आपने अगर मल्टीपल रिफ्रैक्चर कर दिया है तो आपका फ्लेरल चेस्ट आएगा। उसके साइन क्या है, कार्डियल साइन क्या रहेगा, आपका पैराडॉक्सिमल आपका रेस्पिरेशन रहेगा। और पेशेंट का नॉर्मली हम जब ब्रीदिंग लेते हैं, जब हम O2 इनसाइड लेंगे तो आपका चेस्ट अप होता है, और जब चेस्ट निकालोगे तो चेस्ट बाहर निकलता है, बट यहाँ पर उल्टा होगा। इनहेलेशन टाइम इनवर्ड मूवमेंट ऑफ चेस्ट, उसको बोलते हैं हम कार्डियल साइन। क्वेश्चन ऐसे में आ जाए, which are the cardiac sign, so inhalation while time invert the movement of the chest. Okay, so हमारा हो गया फ्लेरल चेस्ट, तो इसे उसको बोलेंगे मल्टीपल फ्रैक्चर। सो ये याद रखना, फ्लेरल चेस्ट, मल्टीपल फ्रैक्चर और कार्डियक साइन ऑल आर द सिग्निफिकेंट। हमने बात की इसकी सीपीआर की, हमने बात की। सो हमने क्या पढ़ा अभी तक सीपीआर के अंदर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जहां पर विल गिव टेक्निक इज अ बेसिक सपोर्ट टेक्निक है। जब तक हम ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन और हार्ट को करेंगे, जब तक प्रॉपर्ली हमारे पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं आ जाए। ओके, बिकॉज अगर आप ब्रेन को विद इन 3 to 4 मिनट में नहीं मिला तो ब्रेन डेथ, हार्ट को 6 मिनट में नहीं मिला तो हैव हार्ट और डेथ, कैन कॉज प्रॉब्लम टू द पेशेंट। हमने बात की पल्स कंप्रेशन, लैंडमार्क, डेप्थ एंड रेस्ट की। पल्स में हम एडल्ट के अंदर चेक करेंगे, कैरोटिड फीमोरल चेक करेंगे चाइल्ड के अंदर, और इन्फेंट में चेक करेंगे ब्रेकियल फर्स्ट एंड सेकंड विल बी फीमोरल। Compression adult में 2 hand, child में 1 hand, and infant में 2 finger. Landmark between nipples, child between nipples and infant में just below the nipple, below the midline and between nipple. Depth यहाँ पर दोनों में सेम है, बट यहाँ पर आपका 1.5 इंच एंड 3.75 सेंटीमीटर। रेट सब में सेम है, रेशियो 30:2 एंड बाकी में 30:2 और 2:1 रेस्क्यू में 50:2 also can be used. Steps, response, check for response, call for help, cardiac pulse less than 10 second. Then start compression. Then हमने बात की compression के बारे में, फ्लेयर चेस्ट, all this thing हमने फिर के बात किया। Okay, this is about the patient CPR. One thing I will tell you here, now patient while giving compression, patient को जब आप respiration देते हो, हमने बात compression बात तो कर ली कि compression में देखना है कि आपका rebound हो,
सेम थिंग जब पेशेंट को आप एयरवे दे रहे हो, एयरवे दे टाइम पे आपको हेड टिन और चिन लिफ्ट करना है, इसको बोलते हैं हम CNE टेक्निक। CNE टेक्निक ये नॉर्मल है, बट अगर आपका पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो थर्स्टमेनियर। जो थर्स्टमेनियर उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा जो कॉप करेंगे बट हम स्पाइनल को मूवमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज स्पाइनल इंजरी हो चुकी है और आपने इसको हेड टिन चिन लिफ्ट किया तो आप फर्दर डैमेज कर सकते हो। ओके, सो स्पाइनल इंजरी है, यानी हेड इंजरी है, नेक इंजरी है, सर्व इंजरी है, उस टाइम पे आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, एज अ नर्स व्हाट विल बी important thing you remember patient have a spinal injury while giving CPR? So remember Joe Thurstmanier. Joe Thurstmanier. Okay, this is about our CPR. Okay, so thank you for today. Next time we continue the further topic. Thank you, sir and students. Recording will be shared to you shortly, students. You can leave. Thank you.